हाय एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो हम कर रहे थे 2020 का पीवाईक्यू जिसमें हमने 30 क्वेश्चन पहले डिस्कस कर लिए थे। आज हम आगे के जो क्वेश्चन बचते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सामासिक पदों के घटकों को अलग करने की रीति को क्या कहते हैं, मैंने बताया था क्या होता है विग्रह। अगला क्वेश्चन था कि मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमरिन नाही, किसकी पंक्ति है, ये कबीरदास के द्वारा कही गई है। यहाँ तक मैं करवा चुकी थी। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कंठ ओष्ठ ध्वनि है, यानी कि कंठ और ओष्ठ दोनों से बोली जाती है ऐसी ध्वनि आपको बतानी है। ए, ई, उ और ओ। ये टॉपिक जो वर्ण व्यवस्था का टॉपिक है, इसको घोट कर पी लेना भाई। आपके एग्जाम में यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर टीजीटी पीजीटी हिंदी का आप पेपर दे रहे हो तो 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और कॉमन जो आपसे 15 नंबर की हिंदी पूछी जाती है वहां पर एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा। तो कंठ और ओष्ठ दोनों से जिनका उच्चारण स्थान होता है, कौन सी ध्वनि होती है? ए है, ई है, उ है या ओ है? तो कौन सी ध्वनि चली जाएगी यहाँ पर आपकी? ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ये कंठ और ओष्ठ दोनों से बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से रस की विशेषता नहीं है, यानी रस भर्तमुनि के द्वारा रस की परिभाषा दी गई थी। विभाग, अनुभव, व्यभिचारी, संयोगादर्शन, निष्पत्ति। रस निष्पत्ति को लेकर 4 आचार्य हुए हैं जिन्होंने अपने अपने मतानुसार रस की परिभाषा दी है, जिसमें से भट्टलोलट है, भट्टशंकुक है, सॉरी भट्टलोलट है, भट्टनायक है, शंकुक और अभिनव गुप्त है। लेकिन यहाँ से आपसे रस की विशेषता नहीं है ये पूछा गया है। और ये क्वेश्चन कहाँ से है? विश्वनाथ जी से क्वेश्चन है। विश्वनाथ ने जो रस की परिभाषा दी है, उन्होंने क्या क्या माना है, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। रस क्या है? ब्रह्मानंद सहोदर है। रस क्या मतलब ब्रह्म आनंद सहोदर के समान है। रस स्वप्रकाश आनंद है। रस लोक चमत्कार प्राण है, या फिर रस अखंड है? तो क्या चला जाएगा इसमें? यहाँ पर आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि रस क्या है? लोक चमत्कार प्राण नहीं है विश्वनाथ के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है यहाँ पर सही, या यहाँ पर सही नहीं है? नहीं है पूछा गया है आपसे। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से रस के 4 अवयव में सम्मिलित नहीं है। पहले ही बताया था मैंने कि भर्तमुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र में परिभाषा दी गई है, विभाव, अनुभव, व्यभिचारी, संयोगादर्शन, निष्पत्ति। तो विभाव भी माना है उन्होंने, विभाव, अनुभव, व्यभिचारी, संयोगादर्श, निष्पत्ति। व्यभिचारी शब्द का प्रयोग भर्तमुनि ने संचारी भाव के लिए किया है। ये भी आप लोगों को बात ध्यान रखनी है। तो संचारी भाव भी होते हैं, अनुभाव भी होते हैं, स्थायी भाव भी होते हैं, लेकिन विषय आनंद नाम का कोई भाव नहीं होता। एक बात और बता देती हूँ, यहाँ पर जो संचारी भाव दिए गए हैं, भर्तमुनि ने तो इनकी संख्या 33 मानी है, लेकिन देव जो रीतिकाल के अंतर्गत आते हैं, रीतिबद्ध कवियों में देव, जिनका पूरा नाम देवदत्त था, उन्होंने छल नामक नया 34वां संचारी भाव दिया था। ये आपके पीवाईक्यू में पूछा गया क्वेश्चन है। अनुभाव के 4 भेद होते हैं, कायिक, वाचिक, सात्विक और आहारी। और स्थायी भाव कौन से होते हैं? जो हमारे हृदय में मतलब सुप्त अवस्था में रहते हैं, लेकिन जब कोई स्थिति पाकर वो संचरण करते हैं, यानी कि जागृत होते हैं, तो स्थायी भाव होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है यहाँ पर गलत है। आगे देखते हैं कि सुमेलित कीजिए। आपस में आपको इनको सुमेलित करना है कि कौन सा किसके साथ मैच कर रहा है। पोष, पोष सिंह है, श्रृंग बयार है, वायु फरसा है, या फिर क्या बताया गया है यहाँ पर? परशु। परशु क्या बताया गया है यहाँ पर? जो परशु है क्या वो पूष है? तो बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित है। तो पोष, पोष का क्या चला जाएगा? पूष। पोष का क्या जाएगा? पूष। श्रृंग का जाएगा सिंह, वायु का जाएगा बयार और परशु का जाएगा फरसा। तो क्या चला जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा? 1 का चला जाएगा आई वी। तो यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या है? ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है? सही है। बयार आपसे पीवाईक्यू में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कहा है कि मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुसार हार की मनोवृत्ति में 2 बातें संभव है, या तो अपनी आध्यात्मिकता श्रेष्ठता दिखाना, या भोग विलास में पड़कर हरि को भूल जाना। भक्ति काल में लोगों में प्रथम प्रकार की प्रवृत्ति पाई गई। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, भक्ति काल से क्वेश्चन है, यानी कि भक्ति काल जब हमारे देश पर किसका आक्रमण हुआ था, यानी कि जो बाहरी शक्तियां थी उनका आक्रमण होने लगा था, तो भगवान की शरण में जाने के अतिरिक्त कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। ये तो कौन कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुसार हार की मनोवृत्ति में 2 बातें संभव हैं, या तो अपनी आध्यात्मिकता श्रेष्ठता दिखाना, या भोग विलास में पड़कर हरि को भूल जाना। भक्ति काल में लोगों ने प्रथम प्रकार की प्रवृत्ति पाई गई, यानी भक्ति काल के जो लोग थे उनमें प्रथम प्रकार की प्रवृत्ति कौन सी बताई है यहाँ पर? अपनी आध्यात्मिकता श्रेष्ठता दिखाना। तो ये किसने कहा है भक्ति काल के बारे में? ये डॉक्टर गुलाब राय के द्वारा कहा गया है।
आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है। देवनागरी लिपि से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, गांठ मार लेना। और जो आपके क्या है, जो अनुच्छेद है 351 से लेकर 343 से लेकर 351 तक, और एक आपका बोली से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है, ये आपको बताना है। स्वरों और व्यंजनों का वैज्ञानिक क्रम है, प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग चिन्ह है, मात्राओं में के प्रयोग में एक रूपता है, या सुंदर और सुगठित लिखावट है। तो कौन सा जाएगा यहाँ पर? मात्राओं के प्रयोग में एक रूपता है। मात्राओं के प्रयोग में एक रूपता कहां पर दिखाई दे रही है भैया आप लोगों को? आप लोग अगर समझते हो तो ए की कोई मात्रा नहीं होती, फिर आ आता है, फिर ई आता है, फिर ई आता है, फिर उ, इनकी क्या होती है? अलग अलग मात्राएं होती हैं, इनमें एक रूपता कहीं पर भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है यहाँ पर? सही है। स्वरों और व्यंजनों का वैज्ञानिक क्रम है, पहले स्वर फिर व्यंजन आते हैं, सही है। प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग चिन्ह है, ये भी सही है। सुंदर और सुगठित लिखावट है, ये भी सही है। देवनागरी लिपि हमेशा दाएं से बाएं और लिखी जाती है, और खरोष्टी लिपि बाएं से। देवनागरी लिपि जो है वो बाएं से दाएं, और खरोष्टी लिपि जो है वो कैसे? दाएं से बाएं और लिखी जाती है। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में समूचे बोधक अवयव नहीं है? मैं आया और वह गया, मैं जाऊंगा या वह आएगा, वह बैठकर खाना खा रहा था, उसने कहा तो था लेकिन इतना स्पष्ट नहीं। तो समुच्चय बोधक अवयव आपको बताना है कि इनमें से कौन सा समुच्चय बोधक अवयव नहीं है। मैं आया और वह गया, और का प्रयोग है तो समुच्चय बोधक है। मैं जाऊंगा या वह आएगा, या का भी समुच्चय बोधक है। उसने कहा तो था लेकिन इतना स्पष्ट नहीं, ये भी है। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 क्या है यहाँ पर? स्पष्ट सीधा वाक्य दिया गया, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है यहाँ पर? गलत है। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ अत्यंत प्रसन्न होना नहीं है? बाग बाग होना, पेट फूलना, फूल कर कुप्पा होना, या फिर क्या बताया गया? फूला न समाना। तो अत्यंत प्रसन्न होना, पेट फूलना, यहाँ पर प्रयोग नहीं हुआ है। बाग बाग होना सही है, फूल कर कुप्पा होना भी सही है, फूला न समाना भी सही है, लेकिन पेट फूलना क्या है यहाँ पर? मुहावरे का सही अर्थ नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से सही शब्द रूप है, यानी कि वर्तनी की दृष्टि से आपको यहाँ पर सही बताना है। परिणति है, परिणति है, प्रीणति है, या परिणति है। तो क्या चला जाएगा इसमें? आपका ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 क्या है यहाँ पर? सही है। वर्तनी की दृष्टि से ये शुद्ध शब्द है। आगे देखते हैं, सुमेलित कीजिए। सत्यार्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया, लड़का पुस्तक पढ़ता है। गत्यार्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया, रामू सो रहा है। एक कर्मक क्रिया, माँ बच्चे को फल देती है। द्विकर्मक क्रिया, लड़का तालाब में तैर रहा है। देखो, सत्यार्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया, सब जानते हैं कि क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया में कर्म होता है और अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता, लेकिन कर्म का प्रभाव सीधे सीधे कर्ता के ऊपर पड़ता है। तो यहाँ पर दी गई है सत्यार्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया, यानी कि जो किसी स्थिति का बोध, गुण, अवस्था आदि के बारे में बताती है। और गत्यार्थक कौन सी होती है? जो गति में रहती हैं, वो गत्यार्थक होती है। एक कर्मक क्रिया जिसमें एक कर्म होता है, द्विकर्मक जिसमें दो कर्म होते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, क्या दिया गया है कि लड़का तालाब में तैर रहा है। क्या है? द्विकर्मक क्रिया है। एक कर्मक क्रिया माँ बच्चे को फल देती है। गत्यार्थक पूर्ण क्रिया रामू सो रहा है। और स्थित्यार्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया लड़का पुस्तक पढ़ता है। तो क्या चला जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर 3 क्या है यहाँ पर? सही है। क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। कैसे जाएगा? एक का चला जाएगा 2, यानी कि स्थिति, रामू सो रहा है, रामू के सोने की स्थिति बताई गई है, तो रामू क्या है यहाँ पर? सो रहा है। फिर चला जाएगा आपका गति, यानी कि लड़का तालाब में तैर रहा है, ये क्या है? उसकी गति है। एक कर्मक क्रिया में क्या जाएगा? एक कर्म होता है, द्विकर्मक में दो कर्म होते हैं। माँ बच्चे को फल देती है, द्विकर्मक है। और एक कर्मक लड़का पुस्तक पढ़ता है, ये क्या है? एक कर्म है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या है यहाँ पर? सही है। यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या है यहाँ पर? सही है। लड़का पुस्तक पढ़ता है, लड़का पुस्तक पढ़ता है, गय का क्या चला जाएगा? एक, गय का एक, हाँ सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य रूप नहीं है। 2 टोकरी कचरा फेंक दिया, कूड़ा करकट रह जाता है, मेरे पास इतना कम समय है, उनके उच्चारण ठीक नहीं है। तो क्या चला जाएगा यहाँ पर? शुद्ध वाक्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 4, उनके उच्चारण ठीक नहीं है, ये क्या है यहाँ पर? गलत है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? कोई न कोई तो मेरी बात सुनेगा, सब लोगों ने एक दूसरे को अपने अपने पते दिए, किसी ने पत्थर मार दिया, हमने भारत में रहकर बहुत कुछ सीखा। तो बताना है कि इसमें से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, नहीं है बताना है। कोई न कोई तो मेरी बात सुनेगा, ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। किसी ने पत्थर मार दिया, यहाँ पर भी निश्चित नहीं है।
हमने भारत में रहकर बहुत कुछ किया, ये भी क्या है, निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं, लेकिन सब लोगों ने एक दूसरे को अपने अपने पते दिए, तो ये क्या है, यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, ये पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है यहाँ पर सही है। कोई न कोई में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, किसी ने पत्थर मारा इसमें भी है, और हमने भारत में रहकर बहुत कुछ किया, ये भी सही है, यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित में से रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। जो रीतिकाल है आपका, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, जो 1700 से 1900 तक यानी कि 200 साल तक रीतिकाल चला था, उसकी प्रवृत्ति कौन सी नहीं है। आचार्यता प्रदर्शन है, अलंकारिकता के प्रति विशेष आग्रह है, नारी के आदर्श रूप का चित्रण है, नक्शिक वर्णन है। तो जो रीतिकाल के जो कवि हुए हैं वो आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं। अलंकारिकता का भी वहां पर विशेष आग्रह यानी कि अलंकार से परिपूर्ण वहां पर रचनाएं लिखी गई थी, ये भी सही है। और जो नायिका होती है उसके नख से लेकर यानी कि नाखून के, पैर के जो नाखून है उससे लेकर सिर के जो बाल हैं, नक्शिक यानी कि नाखूनों से लेकर सिर के जो बाल हैं, नायिका का रूप सौंदर्य का वर्णन कवियों के द्वारा किया गया है, लेकिन नारी के आदर्श रूप का चित्रण नहीं है भाई, क्योंकि आदि का रीतिकाल के अंतर्गत जो नारी की स्थिति बताई गई है, भोग विलास रूप में नारी की स्थिति रही है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है यहाँ पर सही हो जाएगा, आपसे गलत पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है सही है। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने शांत रस को भी नाटक में अनुभव योग्य माना। दंडी ने, उद्भट ने, भामा ने, वामन ने। सीधा सीधा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 8 रस भरत मुनि ने माने थे, लेकिन 9वां रस शांत रस किसके द्वारा माना गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो किसके द्वारा माना गया है, ये उद्भट, उद्भट के द्वारा 9वां रस कौन सा माना गया था, शांत रस। अगर हम दंडी की बात करते हैं तो दंडी के ग्रंथ का नाम है काव्यदर्श, भामा ने लिखा था काव्य अलंकार, और वामन के द्वारा लिखा गया था काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। शांत रस तो 9वां रस उद्भट ने माना है, भक्ति रस किसने माना था, रूप गोस्वामी ने, वात्सल्य रस विश्वनाथ के द्वारा माना गया था। आगे देखते हैं, पूछा गया है, सुमेलित कीजिए, अशिष्ट दशाबोधक गुणवाचक विशेषण है, राजस्थानी कालबोधक गुणवाचक विशेषण है, अस्वस्थ दोषबोधक गुणवाचक विशेषण है, प्राचीन स्थान बोधक गुणवाचक विशेषण है। तो इसमें बताना है कि कौन सा यहाँ पर सुमेलित हो रहा है। तो देखते हैं क्या चला जाएगा, एसिस्ट, एसिस्ट यानी कि दोष बोधक गुणवाचक विशेषण, ए का क्या चला जाएगा आपका, कै का जाएगा, कै का क्या जाएगा आपका, कै का चला जाएगा आपका, कै का क्या जाएगा आपका 3, यानी कि दोष बोधक गुणवाचक विशेषण है। फिर क्या है आपका राजस्थानी, राजस्थानी क्या है यहाँ पर, राजस्थानी स्थान, स्थान के बारे में यहाँ पर बताया गया है, तो स्थान बोधक गुणवाचक विशेषण। अस्वस्थ, प्राचीन फिर चला जाएगा आपका काल बोधक में, प्राचीन किस में जाएगा आपका, प्राचीन फिर जाएगा, प्राचीन किसमें जाएगा फिर आपका कालबोधक में, और फिर अस्वस्थ चला जाएगा आपका दशाबोधक में। तो यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या है यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही चला जाएगा। आगे देखते हैं क्या दिया गया कि निम्नलिखित में से विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है, यानी विशेषण से जो भाववाचक संज्ञा बनी है ये आपको बतानी है। लड़कपन है, राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता है, बड़प्पन है, या लिखावट है, तो कौन सी चली जाएगी, विशेषण से जो भाववाचक संज्ञा बनी है, तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बड़प्पन क्या है, ये विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। आगे देखते हैं, हाथ पैर का कांपना, स्तंभ, रोमांच, मुख विवरण, स्वर परिवर्तन इत्यादि किस रस के अनुभव हैं, भयानक के हैं, वीर के हैं, हास्य के हैं, करुण के हैं। तो हाथ पैर आपके कांपते हैं, आप एकदम मतलब हक्के बक्के रह जाते हो, आपका जो मुख वर्ण है, आपके जो मुख की क्या है, वो मतलब कह सकते हो कि आपका जब आप किसी वस्तु को देखते हो, यानी कि मान लीजिए शेर आपके सामने आ गया, तो शेर आपके सामने आते ही आपके हाथ पैर क्या हो जाते हैं, कांपने लगते हैं। तो यहाँ पर क्या है, भयानक रस का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 एक क्या है यहाँ पर सही है, भयानक रस है, वीरता की यहाँ पर बात नहीं की गई, हास्य यहाँ पर हंसने का कोई सीन नहीं है, करुण यानी कि दया का यहाँ पर कोई भाव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में उपसर्ग मूल शब्द के साथ जुड़कर विपरीत अर्थ प्रदान कर रहा है, प्रबल है, अनुकरण है, अपयश है, और अधिवास है। तो अपयश, यश का क्या उल्टा क्या हो जाएगा, अपयश। तो पूछा क्या गया था कि किस विकल्प में उपसर्ग मूल शब्द के साथ जुड़कर विपरीत अर्थ प्रदान कर रहा है। यश यहाँ पे क्या है आपका मूल शब्द, और अब क्या है इसमें उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्मकथा खंडों का शीर्षक नहीं है। हरिवंश राय बच्चन जो प्रसिद्ध अभिनेता सॉरी
फिल्म इंडस्ट्री के प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन के पिता। जन्म 2007, जन्म कब हुआ था? 1907 में, और मृत्यु कब होती है हरिवंश राय बच्चन की? 2003 में। तो इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसको 4 भागों में विभाजित किया था। यहाँ पर 3 भाग दिए गए हैं, 1 नहीं दिया गया, तो आपको बताना है कि कौन सा खंड नहीं है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, नीड का निर्माण, फिर क्या भूलू क्या याद करूं, 10 दवार से सोपान तक। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये क्या है? हरिवंश राय बच्चन की कविता है। और कहां पर लगी हुई है ये? 12th क्लास की एनसीईआरटी में ये कविता है। लेकिन नीड का निर्माण है, क्या भूलू क्या याद करूं और 10 दवार से सोपान, और क्या है? के एन बी डी, यानी कि क्या भूलू क्या याद करूं, नीड का निर्माण, बसेरे से दूर, और 10 दवार से सोपान तक। ये 4 क्या है? इनकी आत्मकथा के भाग है। लेकिन दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये आत्मकथा का भाग नहीं बल्कि क्या है? ये यहाँ पर कविता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है यहाँ पर सही है। तन चित उर मन राजा कीना, हिये सिंगल बुद्धि पदमनि चीना, गुरु सुवा जेहि पंथ देखावा, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। उक्त पंक्तियों में पद्मावत की कौन सी विशेषता परिलक्षित नहीं है? पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई है? प्रेम मार्गी शाखा के महत्वपूर्ण कवि कौन? जायसी। जायसी के द्वारा पद्मावत लिखा गया था, यही उनकी कृति का आधार स्तंभ है। रामचंद्र शुक्ल ने इनके द्वारा 3 ग्रंथ लिखे हुए माने गए हैं, जिसमें पद्मावत है, अखरावट और आखिरी कलाम है। तो पद्मावत की यहाँ पर पंक्ति दी गई है और पूछा गया है कि पद्मावत की कौन सी विशेषता परिलक्षित नहीं है? विरह का अतिरंजित वर्णन है, लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिक प्रेम का अलौकिक का संकेत है, नारी विशेषक अनुदात अवधारणा है, धार्मिक असहिष्णुता है। तो लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम का यहाँ पर मतलब वर्णन किया गया है, यानी कि समाज में जो प्रचलित कहानियां थी, कथाएं थी, उन्हीं को आधार बनाकर जो प्रेम मार्गी कवि या सूफी काव्यधारा के कवि हुए हैं, उन्होंने कहीं न कहीं मतलब लोक समाज में जो प्रचलित कथाएं थी, उन्हीं के आधार पर अपने काव्य की रचना की। तो लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम का यहाँ पर संकेत दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है यहाँ पर सही है। गुरु बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा, गुरु सुवा, सुवा यहाँ पर क्या है? गुरु का प्रतीक है। सुवा किसका पर्यायवाची है? तोते का। तो तोता यहाँ पर तोता यहाँ पर किसका प्रतीक बताया गया है? गुरु का प्रतीक बताया गया है। ये भी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से स्पर्श संघर्षी महाप्राण व्यंजन है? च, झ, छ और ढ। तो स्पर्श भी है, संघर्षी भी है और महाप्राण। स्पर्श संघर्षी महाप्राण यानी महाप्राण भी है और स्पर्श संघर्षी भी है। तो च, छ, ज और झ, ये क्या है? आपके स्पर्श संघर्षी व्यंजन आते हैं। क्या पूछा गया है आपसे? कि स्पर्श संघर्षी महाप्राण व्यंजन है। तो स्पर्श संघर्षी तो भाई च, छ, ज, झ, ये आपके सभी जाते हैं और सभी है, यहाँ पर ठ नहीं है। लेकिन आपसे पूछा गया है कि स्पर्श संघर्षी महाप्राण, महाप्राण की तरफ आपको फोकस करना है। महाप्राण कौन से होते हैं? दूसरा और चौथा क्या होता है? आपका महाप्राण होता है। तो च, छ, ज, झ। तो छ किस में जाएगा? आपका महाप्राण में जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है यहाँ पर सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या दिया गया कि छायावादी काव्य की विशेषताओं के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूर्णतः सही है? आत्म अभिव्यंजना तथा दुख और वेदना की विवर्ती, राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति तथा अमानवतावाद, नारी गरिमा की प्रतिष्ठा तथा असमन्वयवाद, या फिर लाक्षणिकता एवं रहस्यवाद का अभाव। तो छायावाद काव्य सबसे पहले आपका आधुनिक काल जैसे ही शुरू होता है तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, और इसके बाद क्या आता है? छायावाद आता है। 1918 से 1936 तक छायावाद की समय सीमा मानी गई है, जिसमें आपके 3 लघुयत्री में और 3 आपके बरहत्री में आते हैं। बरहत्री में आपके प्रसाद पंत और निराला आते हैं और लघुयत्री में आपके महादेवी वर्मा आती हैं। तो छायावाद की आपसे विशेषताओं में से एक नहीं सही है, ये आपसे पूछा गया है। आत्म अभिव्यंजना तथा दुख और वेदना की विवर्ती, फिर है राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति तथा अमानवतावाद, नारी गरिमा की प्रतिष्ठा तथा असमन्वयवाद, या फिर लाक्षणिकता एवं रहस्यवाद का अभाव। तो कौन सा चला जाएगा यहाँ पर? आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या है यहाँ पर सही है। आत्म अभिव्यंजना और दुख और वेदना की विवर्ती, ये यहाँ पर सही है। क्यों सही है? क्योंकि छायावादी जो कवि हुए हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं अपने काव्य में अपने जो सुख दुख की जो प्रवृत्ति थी, कहीं ना कहीं इनके काव्य में देखने को मिली है। चाहे आप महादेवी वर्मा देख सकते हो, आप निराला देख सकते हो, प्रसाद देख सकते हो, पंत देख सकते हो। निराला की एक प्रसिद्ध कविता आती है सरोज समर्ति, और सरोज समर्ति को हिंदी का पहला शोक गीत माना जाता है। उसमें निराला जी ने अपने जीवन की जो परिस्थितियां थी, उनको अपनी पुत्री सरोज को क्या है वो समर्पित है। सरोज की मृत्यु 19 वर्ष में हो जाती है। उसके बाद ये कविता लिखते हैं सरोज समर्ति। 1935 में ये कविता लिखी गई थी, जिसको हिंदी का पहला शोक गीत माना गया था। कहने का अभिप्राय क्या है कि जो छायावादी जो कवि हुए हैं, इन्होंने अपनी आत्म अभिव्यंजना
यानी कि उन्होंने जो सुख दुख भोगा है उसी को अपनी रचनाओं के माध्यम से व्यक्त किया है। ऑप्शन नंबर ए क्या है यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, जो समझने योग्य न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, उद्दाम है, अबुझ है, हेय है या फिर लोच है। जो समझने के योग्य न हो तो क्या चला जाएगा, जो समझने के योग्य न हो तो अबुझ। अबुझ क्या है यहाँ पर, अबुझ। जो समझने के योग्य न हो तो अबुझ चला जाएगा यहाँ पर। आगे देखते हैं, निम्नलिखित सुमेलित कीजिए, चंद छंद वर्णन की महिमा राम प्रसाद निरंजनी, भाषा योग वशिष्ठ दौलतराम, पंडित दौलतराम, पदम श्री पद्म पुराण जी भाषा वचनी का पंडित सदल मिसर और नासिक तो पाख्यान गंग कवि। यानी कि ये आपसे जो आपका आधुनिक काल जब शुरू होता है गद्य साहित्य, वहां से पूछा गया कि ये रचना किस किस के द्वारा लिखी गई है। तो चंद छंद वर्णन की महिमा किसने लिखी है, गंग कवि के द्वारा लिखी गई है, जो क्या थे, अकबर के दरबारी कवि थे। और चंद छंद वर्णन की महिमा को बच्चन सिंह ने क्या माना है, जाली ग्रंथ माना है। और पद्मावत को जाली ग्रंथ किसने माना था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना था। भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी के द्वारा लिखा गया है, ये भी सही है। श्री पद्म पुराण जी भाषा वचनी का किसने लिखा है, पंडित दौलतराम के द्वारा। और नासिक्योपाख्यान ये किसने लिखा है, पंडित सदल मिसर। नासिक्योपाख्यान का दूसरा नाम आपसे पूछा जा सकता है चंद्रावली। क्या है इसका दूसरा नाम है, सदल मिसर के द्वारा लिखा गया है। सदल मिसर कहां से संबंधित है, सदल मिसर और लल्लू लाल ये दो कवि हुए हैं, इनका संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से था। ये वैसे तो ये चार गद्य लेखक आते हैं, जिनमें से लल्लू लाल और सदल मिसर दो लेखक ऐसे हैं जिनका संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से था, जिसकी स्थापना 1800 में गिल क्राइस्ट के द्वारा की गई थी। तो कौन सा चला जाएगा यहाँ पर, देखते हैं ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि विप जाल का सही संधि विच्छेद है, विपत प्लस जाल है, विपद प्लस जाल है, विप प्लस जाल है या फिर विप प्लस जाल है। तो सही संधि विच्छेद आपको बताना है, विपद प्लस जाल ये क्या है, सही संधि विच्छेद है। आगे देखते हैं, सुमेलित कीजिए, फिर से आपसे सुमेलित कीजिए पूछा गया है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हिंदी साहित्य की भूमिका, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हिंदी साहित्य विमर्श, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। यानी कि जब हिंदी साहित्य लेखन परंपरा शुरू हुई थी और इन कवियों लेखकों के द्वारा कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए थे, ये आपसे पूछा गया है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया था हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखी थी, हिंदी साहित्य की भूमिका लिखी थी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो देखते हैं कौन सा यहाँ पर सुमेलित है। आपका घ का क्या चला जाएगा, तीन। घ का क्या जाएगा आपका तीन, तो दो ऑप्शन में है, एक और दो तो वैसे एलिमिनेट हो जाते हैं। फिर आपका जाता है हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी, गए का क्या जाएगा एक, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है यहाँ पर सही है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के द्वारा क्या लिखा गया है, हिंदी साहित्य विमर्श, और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के द्वारा लिखा गया है हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जिसके द्वारा हिंदी में पहला खड़ी बोली में लिखा गया महाकाव्य प्रिय प्रवास 1914 में प्रिय प्रवास लिखा गया था, जिसमें कुल 17 सर्ग, और पहले इसका नाम क्या था, ब्रंजांगना विलाप क्या था, इसका पहले नाम था। और इसको महाकाव्य रामचंद्र शुक्ल नहीं मानते, क्यों नहीं मानते, कहते हैं कि ये संस्कृत के वर्ण वर्तों पर क्या है, आधारित है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं क्या दिया गया है, फिर से आपसे सुमेलित कीजिए पूछा गया है। दिल एक सादा कागज राही मासूम रजा का, धरती धन ने अपना अमृत राय का, जाग मच्छंदर गोरख आया जगदीश चंद्र का, नागफनी का देश विशंबर नाथ उपाध्याय का। तो आपको यहाँ पर सुमेलित करना है। दिल एक सादा कागज ये किसने लिखा है, राही मासूम रजा के द्वारा लिखा गया है। तो एक का क्या हो जाएगा आपका, कै का हो जाएगा आपका एक, कै का एक दो ऑप्शन में दिया गया है, यहां से बात नहीं बनेगी। धरती धन ने अपना जगदीश चंद्र, हिंदी साहित्य में आपके दो कवि आते हैं, जगदीश चंद्र माथुर और जगदीश चंद्र, तो ध्यान रखना है। धरती धन ने अपना क्या है, एक दलित उपन्यास और किसने लिखा, जगदीश चंद्र, जिसमें काली नाम का पात्र होता है। तो धरती धन अपना जगदीश चंद्र के द्वारा लिखा गया है, तो दो का चला जाएगा तीन, यहां से भी बात नहीं बनी। जाग मच्छंदर गोरख आया विशंबरनाथ उपाध्याय का है भाई, ये तो गय का चला जाएगा आई वी, गय का क्या जाएगा आपका, गय का क्या जाएगा, जाग मच्छंदर गोरख आया। और नागफनी का देश अमृत राय का, जो कौन थे, प्रेमचंद के पुत्र थे, तो गय का चला जाएगा दो। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है यहाँ पर सही है। एक बार फिर से देख लेते हैं भाई, यानी कि नागफनी का देश अमृत राय के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर
देखो, दिल एक सादा कागज, राही मासूम रजा, ये सही है। धरती धन ने अपना जगदीश चंद्र माथुर, ख का 3, ये भी सही है। जाग मच्छंद्र गोरख आया, गय का आईवी, ऑप्शन नंबर 2 जाएगा भाई यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 2 क्या है यहाँ पर सही है। जाग मच्छंद्र गोरख आया विशंबर नाथ उपाध्याय का और नागफनी का देश अमृत राय का। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है सही है। चारों उपन्यास आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन कीजिए। रस भरा, रस से भरा, पतित पावन, पतितों में पावन, रसोई घर, रसोई का घर, धनहीन, धन में हीन। तो बताना है कि यहाँ पर कौन सा युग्म सही है। सही पूछा गया है आपसे। रस भरा, रस से भरा, पतित पावन, पतितों में पावन, ये सही है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है यहाँ पर सही है। रसोई घर, रसोई का घर नहीं होता, धनहीन, धन में हीन, ये भी नहीं जाएगा। आगे देखते हैं, सुमेलित कीजिए। महोदार्य में गुण संधि है, प्रत्युपकार में दीर्घ संधि है, समुद्र उर्मी में वृद्धि संधि है और महिंद्र में यण संबंधी है। तो यण संधि है, तो आपको यहाँ पर सुमेलित करना है कि कौन सा यहाँ पर सही है। देखो, महोदार्य, महोदार्य में क्या है आपकी दीर्घ संधि। महोदार्य में क्या है आपकी दीर्घ संधि। एक का कै का दीर्घ संधि नहीं, विवृद्धि संधि, कै का चला जाएगा आपका 3। प्रति उपकार, प्रति प्लस उपकार यानी यण संधि। समुद्र उर्मी यानी कि गुण संधि और महेंद्र, मही प्लस इंद्र यानी क्या चला जाएगा दीर्घ संधि। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आधा तितर आधा बटेर का भावार्थ है दो कार्यों का संयोग, अनमेल वस्तुओं का संयोग, एक से अधिक वस्तुओं का संयोग या फिर अनमेल प्रवृत्ति वाले लोग साथ नहीं रहते। तो आधा तितर आधा बटेर क्या है, अनमेल वस्तुओं का संयोग है। आधा तितर आधा बटेर, तो भावार्थ क्या जाएगा, अनमोल वस्तुओं का संयोग। तो ये थे आपके टीजीटी हिंदी 2020 के पीवाईक्यू, जिसमें मैंने आपको संपूर्ण पेपर यहाँ पर सोल्व करवा दिया है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।